नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अगर हम पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा एडवांस सीरीज से नया जुड़ा है और इस बुक को कंप्लीट करना चाहता है, तो दोस्तों आपको पिछली जितनी भी जो क्लासेज हैं, 124 जो क्लासेज हैं वो देखनी पड़ेंगी, जिसमें मैंने ओबीजी जो आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उसके सारे सिस्टम, चाहे वो एंडोक्राइन हो, मस्कुलोस्केलेटल, नर्वस, रेस्पिरेटरी, जीआई ट्रैक्ट, जितने भी हैं, रीनल, सब सिस्टम मैंने आपको करवा रखे हैं। कुछ पार्ट न्यूट्रिशन करवा रखा है। इसके बाद में दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की जो हमारी जो क्लास है दोस्तों वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि ए नर्स इज असेसिंग द ओरल कैविटी ऑफ ए 6 month ओल्ड इन्फेंट। मतलब 6 महीने का बच्चा है और उसकी ओरल जो कैविटी है उसको नर्स क्या कर रही है, असेस कर रही है। द पेरेंट्स आस्क विच टीथ विल इरप्ट फर्स्ट। मतलब अभी तक कोई टीथ इरप्ट नहीं हुआ है। मतलब सीधी सी बात, ऐसे पता लग रहा है क्योंकि अगर पेरेंट्स पूछ रहे हैं तो मतलब कोई भी दांत अभी आया नहीं है, ठीक है, इरप्शन नहीं हुआ, दांतों का कोई भी दांत आया नहीं है। तो हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। तो नर्स को क्या रेस्पॉन्ड करना चाहिए कि सबसे पहले कौन से दांत आएंगे, इंसाइजर आएंगे, कैनाइन आएंगे, अपर मोलर आएंगे, या फिर दोस्तों जो लोअर मोलर है वो आएंगे। तो इसके बारे में तो टीथ जो है ना, आज के अगर हम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम हैं दोस्तों जिनके अंदर आजकल जो टीथ है उससे क्या पूछने लग गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। चाहे वो मेन जो क्वेश्चंस जो है वो पीडियाट्रिक में आते हैं, एडल्ट में फिर भी नहीं आते, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो टीथ है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये तो सब आप सबको पता ही है, शायद ये चीज़ तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि टीथ है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो टीथ होते हैं दोस्तों दैट आर टेम्पररी टीथ, और दूसरे जो टीथ होते हैं दैट आर परमानेंट टीथ। थोड़ा सा शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आई थिंक मैं इसको सही करता हूँ, 1 मिनट रुकना। अब सही है। टेक्निकल काम बहुत बेकार लगता है मुझे यार, इधर उधर इसमें हो जाता है तो फिर टाइम वेस्ट होता है, बच्चों का भी और मेरा भी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलो ठीक है, तो हम टीथ देख रहे हैं दोस्तों। तो जो टीथ हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। शायद इतना तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो सभी। पहले होते हैं दोस्तों टेम्पररी टीथ और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टीथ। तो जो भी टेम्पररी जो टीथ होते हैं दोस्तों, उनको सबको पता है कि जो टेम्पररी टीथ है इन्हें हम मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, या फिर दोस्तों इन्हें हम डेसिडुअस टीथ के नाम से भी जानते हैं। डेसिडुअस, देखो डेसिडुअस जो वर्ड है वो कई जगह आपको देखने को मिलता है। ओबीजी में भी आप पढ़ते हो कि जो प्लासेंटा है वो क्या होता है, डेसिडुएट टाइप का होता है। दूसरा आप ओबीजी के अंदर पढ़ते हो कि जो एंडोमेट्रियम जो होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर कैसी हो जाती है दोस्तों, डेसिडुएट हो जाती है, जिसे हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम को, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है वो हो जाती है। तो डेसिडुअस का मतलब होता है फॉलिंग विद द सीजन, कि एक टाइम आएगा, सीजन आएगा, उसके बाद में वो चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों, फॉल हो जाएगी। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, फॉलिंग विद द सीजन के नाम से हम उसे जानते हैं। तो डेसिडुअस टीथ का मतलब भी यहाँ पर यही है कि ये जो टीथ है दोस्तों ये कुछ ही समय रहते हैं और कुछ समय के बाद में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसलिए हम डेसिडुअस टीथ के नाम जानते हैं। फिर पहला, इसके बाद में सिंपल से एक क्वेश्चन बनता है कि डेसिडुअस जो टीथ होते हैं उनका नंबर कितना होता है, तो ये 20 होते हैं। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें दोस्तों तो शायद सबको पता है क्योंकि सब बोलते हैं 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा तेरे। तो मतलब कि सबने अच्छे से एनाटॉमी पढ़ी हुई है, या फिर हम कहें कि आज के प्रोस्पेक्टिव में तो अपन अपनी जो पीडियाट्रिक नर्सिंग चल रही है तो पीडियाट्रिक सबने पढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि जब भी तो बता देते हैं वो। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि डेसिडुअस जो टीथ हैं वो कब स्टार्ट होते हैं। डेसिडुअस अगर हम टीथ की बात करें दोस्तों तो वो जो स्टार्ट हैं, डेसिडुअस जो टीथ हैं वो जो स्टार्ट होते हैं इरप्ट होना, वो 6 month पे होते हैं। 6 month पे क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि डेसिडुअस जो टीथ हैं दोस्तों उनका शेडिंग कब स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो गिरना कब स्टार्ट हो जाते हैं, तो गिरने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शेडिंग बोलते हैं। तो वो 6 ईयर पे क्या हो जाते हैं दोस्तों, स्टार्ट हो जाते हैं, 6 ईयर पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्राइमरी टीथ का जो आना है ना दोस्तों उसे हम प्राइमरी डेंटिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्या लिखा मैंने,
पहले जो टीथ आ रहे हैं, स्टार्टिंग के टीथ जो आ रहे हैं, डेसिडुअल टीथ जो आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेंटिशन के नाम से हम उसे जानते हैं, प्राइमरी डेंटिशन। ठीक है, प्राइमरी जो टीथ आ रहे हैं दोस्तों, उसे हम किस नाम जानते हैं, प्राइमरी डेंटिशन के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी जो टीथ है दोस्तों, वो जो आते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी डेंटिशन के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी जो टीथ आते हैं दोस्तों, उन्हें हम किस नाम जानते हैं, सेकेंडरी डेंटिशन के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी टीथ आ जाएंगे प्राइमरी डेंटिशन, और सेकेंडरी टीथ जो आ रहे हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेंटिशन। थोड़ा सा आज है ना, मेरा नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक ऐप है वो थोड़े से उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैं दूसरी ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़े से मुझे भी प्रॉब्लम है, बट आज आप कोऑपरेट करो, मैं कल उसको ठीक करके फिर वो करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी आज। तो सेकेंडरी, अगर हम डेंटिशन की बात करें दोस्तों, तो सेकेंडरी जो डेंटिशन है वो कब स्टार्ट हो जाता है, 6 ईयर पे स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने कहा कि भाई प्राइमरी जो टीथ है दोस्तों, उनकी जो शेडिंग है वो 6 ईयर पे स्टार्ट हो गई, तो 6 से और 12 साल तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या होता है कि पुराने जो टीथ हैं, मतलब कि जो आपके टेम्परेरी या मिल्क जो टीथ है वो गिरते रहेंगे, और जो नए जो टीथ है दोस्तों वो आते रहेंगे। तो दोनों चीज़ें क्या चलती है, एक साथ चलती हैं। इसलिए ध्यान रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चीज़ें हो रही हैं एक टाइम पीरियड पे, तो इसे हम मिक्स्ड डेंटिशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, मिक्स्ड डेंटिशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो 6 से और 12 साल का, 6 to 12 ईयर का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, इसे हम मिक्स्ड डेंटिशन के नाम से जानते हैं। देखो 3 चीज़ें बताई हैं, दोबारा समझ लो भाई। जो मिल्क टीथ आ रहे हैं उनका आना प्राइमरी डेंटिशन, परमानेंट टीथ का आना सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी टीथ 6 मंथ पे आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीथ या फिर मिल्क टीथ, डेसिडुअल टीथ, टेम्परेरी टीथ 6 मंथ पे स्टार्ट होते हैं, 6 ईयर पे गिर जाते हैं। सेकेंडरी 6 ईयर पे स्टार्ट होते हैं। तो 6 से और 12 साल का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें क्या होता रहता है कि जो टीथ हैं वो नए आते रहते हैं, और जो डेसिडुअस है दोस्तों वो उनकी शेडिंग होती रहती है। तो दोनों चीज़ें क्या चल रही हैं, साथ चल रही हैं। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम मिक्स्ड डेंटिशन के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें हैं दोस्तों वो क्या हो रही हैं, साथ हो रही हैं। ठीक है, अब देखो टेम्परेरी अगर हम डेंटिशन की बात करें तो क्वेश्चन सीधा आ जाता है, भाई कितने कितने टीथ होते हैं ये, ठीक है। तो टेम्परेरी डेंटिशन में पूछ लेता है, तो हम पहले एक जो की बात करते हैं। तो एक जो में आपको याद रखना है बस, 4, 2 और 4, 4, 2, 4। 4 क्या होते हैं दोस्तों, इंसाइजर होंगे, ठीक है। 2 क्या होंगे, कैनाइन होंगे। कैनाइन तो 2 ही होंगे ना भाई, चाहे एडल्ट हो चाहे किसमें, जो पैनी वाले जो दांत होते हैं। मैं एक जबड़े की बात करूँ, ध्यान रखना, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जबड़े की बात करें, ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला जबड़ा ले लो, तो उसमें 2 कैनाइन होते हैं, ठीक है। जो नुकीले जो आपके जो टीथ होते हैं दैट आर कैनाइन, सामने वाले जो होते हैं दैट आर इंसाइजर। और 4 क्या होते हैं दोस्तों, मोलर। तो कैनाइन तो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं ना। तो प्राइमरी में आपको या टेम्परेरी में आपको 2 ही चीजें याद करनी है कि भाई 4 इंसाइजर होते हैं और 4 ही क्या होते हैं दोस्तों, आपके मोलर होते हैं। बस 2 कैनाइन है वो तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो 4, 4, 8 और 2, 10। तो एक जबड़ा है उसमें 10 हो गए, तो दोस्तों 2 जबड़े में कितने हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएंगे। तो ये टेम्परेरी कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम दोस्तों बात करें तो परमानेंट टीथ ही कर लेते हैं। परमानेंट टीथ, परमानेंट जो टीथ होते हैं दोस्तों, उनमें वही 4 इंसाइजर आएंगे। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलेंगी नहीं, 4 इंसाइजर रहेंगे। 2 क्या रहेंगे दोस्तों, कैनाइन। कैनाइन रहते ही 2 ही हैं, तो चाहे कुछ भी हो कंडीशन, तो कैनाइन 2 ही रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 4 प्री मोलर आ जाते हैं। 4 क्या होते हैं, प्री मोलर। और 6 क्या होते हैं दोस्तों, मोलर। 6 क्या होते हैं, मोलर होते हैं, ठीक है। 6 मोलर होते हैं। 3, 3 एक साइड होते हैं, ठीक है। एक साइड 3, एक साइड 3। तो 4 तो 6 और 4 10 और 6 16, और 16 दूनी कितने तोड़ो, 32, ठीक है। उनको ऐसे बोला करो, अब ऐसे मत बोला करो आप आज के बाद, ठीक है, क्योंकि वो जो लोग हैं उनको ये पता है कि 32 तोड़ने, आप ऐसे मत बोला करो। अब उनको ऐसे बोला करो कि 4 में तेरे इंसाइजर तोड़ूंगा, 2 में तुम्हारे कैनाइन तोड़ूंगा, 4 प्रीमोलर तोड़ूंगा, ठीक है। और टाइम मिल गया तो बाकी के जो 6 हैं मोलर हैं वो भी तोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसे बोला करो, हिंसक नहीं होना। वैसे हिंसा को फॉलो करना चाहिए, बट जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि थोड़ा सा आपको बोर ना हो। तो 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 क्या होते हैं दोस्तों, मोलर होते हैं। देखो एक डेफिनेशन इसके अंदर दे रखी है, उसको हम बोलते हैं सुपरलेडेड, ठीक है। सुपरलेडेड परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। अब आपको लिए एक नया टर्म मान लो कभी आ जाए और पूछ ले कि भाई सुपरलेडेड परमानेंट जो टीथ है वो क्या होते हैं, तो दोस्तों एक्चुअली में 6 मोलर जो टीथ होते हैं ना, वो क्या होते हैं एक्चुअली में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। ये जो प्रीमोलर है मोलर की जगह आ रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, नए टीथ की जगह आ रहे हैं। 4 इंसाइजर अपनी जगह आ रहे हैं, कैनाइन अपनी जगह आ रहे हैं, प्रीमोलर मोलर की जगह आ रहे हैं। लेकिन जो मोलर जो टीथ है ना दोस्तों, वो क्या होते हैं कि वो अपीयर होते हैं बिना कोई किसी को रिप्लेस किए। अब आप ये मत सोचना आपको सर इधर भी मोलर उधर भी मोलर, तो मोलर ने मोलर को रिप्लेस किया होगा, नहीं। वो जो स्पेस था उसमें प्री मोलर
जो थे उसको जो मोलर थे उसको रिप्लेस करके तो प्री मोलर आए हैं। ठीक है, पहले जो परमानेंट टीथ के अंदर जो ये मोलर थे, इन मोलर की जगह तो क्या आए हैं दोस्तों, प्री मोलर आए हैं। लेकिन मोलर जो टीथ हैं वो किसी को क्या नहीं करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं, तो वो अपनी जगह आते हैं। तो जो 6 परमानेंट जो मोलर जो टीथ हैं, परमानेंट वर्ड जरूर याद रखना, 6 परमानेंट मोलर टीथ हैं वो अपीयर होते हैं एक्स्ट्रा विदाउट रिप्लेसिंग एनीवन। देखो सिंपल सी बात, सिंपल सा समझो, जो चीज टफ लगे तो उसको एकदम सिंपल बनाओ। कैसे भाई, जो टीथ टूट रहे हैं ना उसकी जगह दूसरा टीथ आ गया, उसने कोई नई जगह नहीं ली। लेकिन मोलर ऐसे टीथ होते हैं जो क्या लेते हैं अपनी, मतलब किसी को रिप्लेस नहीं करते, नए टीथ आते हैं एकदम। ठीक है, कौन से वाले, परमानेंट वाले। फिर कंफ्यूजन ये है कि सर मोलर तो पहले भी था, तो भाई पहले वाले जो मोलर थे, मतलब कि टेम्पररी जो मोलर थे, उनको जो रिप्लेस किया है ना परमानेंट वालों में, उन्होंने प्री मोलर नहीं किया है। ठीक है, उनको वहां पर कौन से आ गए, प्री मोलर आ गए। तो 6 मोलर जो टीथ हैं, 6 मोलर जो टीथ हैं दोस्तों, इन्होंने किसी को भी क्या नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया। तो इनको हम इन्होंने किसी को भी क्या नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया, इसलिए इनको हम सुपर एडेड, मतलब ऐड हुए हैं कैसे, सुपर होके, मतलब इन किसी का स्थान नहीं लिया, सुपर एडेड बोलते हैं। तो मतलब मान लो क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल सा कि भाई सुपर एडेड परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, सुपर एडेड परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, तो आप बोलना कि 6 जो मोलर टीथ हैं। ठीक है, 6 जो मोलर या परमानेंट मोलर बोलना, 6 परमानेंट मोलर जो टीथ हैं दोस्तों, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सुपर एडेड परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। उन्हें हम किस नाम जानते हैं, सुपर एडेड परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाता हूं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर बनेगा वो ये बनता है कि भाई पहला कौन सा ऐसा टीथ है, फर्स्ट कौन सा ऐसा टेम्पररी टीथ है जो अपीयर होता है। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टेम्पररी टीथ दैट अपीयर, फर्स्ट टेम्पररी टीथ दैट अपीयर, कि भाई पहला कौन सा ऐसा टेम्पररी टीथ होता है जो क्या होता है दोस्तों, अपीयर होता है। अब लग रहा होगा सिंपल, लेकिन हो सकता है कि भाई आगे के जो एग्जाम है ना उनमें पता नहीं किस प्रकार से पूछ ले। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ इंसाइजर दे रखा है तो क्या करोगे दोस्तों, इंसाइजर करोगे। फिर अगर ऑप्शन में अपर और लोअर दोनों इंसाइजर दे रखे हैं तो लोअर इंसाइजर करोगे। अब उसमें सेंट्रल और लेटरल लिख रखा है दोस्तों, तो फिर उसमें क्या करोगे, लोअर सेंट्रल इंसाइजर। तो लोअर सेंट्रल जो इंसाइजर होते हैं, लोअर सेंट्रल जो इंसाइजर होते हैं दोस्तों, दैट आर फर्स्ट टीथ हैं, ये पहले टीथ हैं जो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। अब देखो कैसे कैसे अपीयर होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टीथ है दोस्तों वो अपीयर होता है लोअर। देखो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से है, पहले लोअर आएगा, लोअर सेंट्रल इंसाइजर, मैं याद करवा दूंगा, टेंशन मत करो। पहला लोअर सेंट्रल इंसाइजर, फिर लास्ट में लिखो चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे लोअर, इसके बाद में आएगा दोस्तों लेटरल, लोअर लेटरल इंसाइजर, लोअर लेटरल इंसाइजर। ठीक है, इसके बाद में लोअर सेंट्रल आ गए तो इसके बाद में अपर सेंट्रल, और यहां पर लोअर लेटरल आ गए तो अपर लेटरल। तो अब लोअर सेंट्रल, देखो अब बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। अपर सेंट्रल इंसाइजर, आपको होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मुझे ये भी पता है कि अभी कई बच्चों को ये नहीं पता कि ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि भाई दांतों का जो क्रम है आने का, इरप्ट होने का, बच्चे के अंदर दांत आएंगे तो कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला जो टीथ आएगा वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर आएगा, लोअर सेंट्रल इंसाइजर सामने वाले, फिर ऊपर वाले तो अपर सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, इसके बाद में अरे यार लोअर सेंट्रल इंसाइजर अपर सेंट्रल इंसाइजर दो बार लिख दिया मैंने, अपर लेटरल इंसाइजर लिखो इसमें यार, अपर लेटरल, सॉरी अपर लेटरल इंसाइजर, और फिर लास्ट में क्या आएगा, लोअर लेटरल इंसाइजर। तो इस प्रकार से आते हैं लोअर सेंट्रल, अपर सेंट्रल और लोअर। मैं फोर्थ वाला क्यों लिखा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इधर लोअर है फिर इधर लोअर है, दोनों बीच में क्या है दोस्तों, अपर है, इसलिए मैंने लोअर लिखा था, थोड़ा आपको याद रहे। आएंगे क्रम वही है, पहले सेंट्रल इंसाइजर ही आएंगे फिर लेटरल इंसाइजर ही आएंगे, लेकिन बस क्रम ये ध्यान रखना कि पहले लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, फिर अपर फिर लोअर लेटरल इंसाइजर। तो दोनों का जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद में जो टीथ आता है दोस्तों दैट इज फर्स्ट मोलर टीथ आता है। इसके बाद में कौन सा टीथ आता है, पहला मोलर टीथ आएगा, फिर कौन बच गए, कैनाइन बच गया, और फिर कौन बच गया दोस्तों, सेकंड मोलर, फिर कौन सा बच गया आपका, सेकंड मोलर बच गया। तो ये सीक्वेंस होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्तों उनको पता नहीं, वो उनको याद नहीं होता कि भाई सर मैं कैसे याद करूं। भाई देखो आपको अगर ये चारों याद नहीं हो रही तो एक सिंपल ट्रिक बना लो कि पहले इंसाइजर आ रहे हैं, फिर फर्स्ट मोलर, फिर कैनाइन, फिर सेकंड मोलर। तो देखो कैसे याद करोगे, फर्स्ट क्या आ रहा है, इंसाइजर, एक मिनट को इधर लिखता हूं थोड़ा सा,
पहले क्या आ रहा है, इंसाइजर, अब ये मत याद रखो अपर लेटर सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए। फिर फर्स्ट मोलर, मतलब मोलर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, कैनाइन, और फिर सेकंड मोलर। कोई दिक्कत है नहीं? तो कैसे याद रखोगे भाई, ये सेकंड मोलर। आई एम सी एम, मैं सी एम हूँ भाई, ठीक है, मैं क्या हूँ, सी एम हूँ, मैं सी एम हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो आई मतलब इंसाइजर, तो मोलर भाई पहले पहला ही तो मोलर आएगा, ऐसे थोड़ी कि पहले सेकंड मोलर आ जाएगा। याद रखने के लिए कोई पहला टीथ आएगा वो मोलर, फर्स्ट मोलर है, फिर इसके बाद में कैनाइन है, और फिर क्या है, सेकंड मोलर। बस कुछ याद रखना है कि इंसाइजर, मोलर, कैनाइन और प्री मोलर इसमें होता नहीं है, तो हो गए, ठीक है। इंसाइजर हो गया, मोलर हो गया, कैनाइन हो गया, और फिर सेकंड मोलर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, यही आपकी, ठीक है। फिर अगर आप इंसाइजर में भी अगर सीक्वेंस में जाओ तो इंसाइजर में सारा जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप इनको याद करोगे तो चीज़ें क्या है कि मतलब इसमें ये होता है भाई, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे पढ़ने का क्या फायदा हुआ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा कि भाई फर्स्ट टीथ कौन सा इरप्ट हुआ, तो आप आराम से बता दोगे कि भाई फर्स्ट टीथ जो अपीयर हुआ है दैट इज लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन सा हुआ है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर। लेकिन क्वेश्चन ये ना आए, ये आ जाए कि सेकंड कौन सा है, फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देगा तो अपर सेंट्रल आ जाएगा, तो ऐसे गड़बड़ हो सकती है। और एक दूसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि लास्ट टेम्परेरी टीथ कौन सा जो अपीयर होता है, तो लास्ट टेम्परेरी टीथ दैट अपीयर इज सेकंड मोलर, ठीक है। ये लास्ट है, टेम्परेरी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और ये क्या है दोस्तों, आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट टेम्परेरी टीथ है, और ये क्या है दोस्तों, आपका सेकंड टेम्परेरी टीथ है। तो ये दोनों के बारे में क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जो क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, वो आएगा किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। वो एडल्ट के अंदर भी पूछ सकता है कि भाई एडल्ट के अंदर, या फिर हम एडल्ट का वर्ड है बोल रहा हूं मैं, परमानेंट के अंदर कौन सा ऐसा टूथ है, कौन सा ऐसा टूथ है जो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, अपीयर होता है। तो लिखते हैं, देखो अब हम एडल्ट के अंदर लिख लेते हैं। तो एडल्ट के अंदर या परमानेंट में क्या लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा सिंपल सा, फर्स्ट परमानेंट टीथ, फर्स्ट परमानेंट टीथ, पहला परमानेंट टीथ कौन सा होता है, या टूथ भी लिख सकते हो, ठीक है, मान लो एक दांत होता है तो इसमें टूथ लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा फर्स्ट मोलर, वो क्या आएगा, फर्स्ट मोलर आएगा। लेकिन अगर और ज़्यादा डिटेल में वो देता है, और ज़्यादा डिटेल में देता है तो ध्यान रखना वो ये देगा कि भाई कौन से जो का, ध्यान रखना लोअर जो का पहले अपीयर होता है। पहले कौन सी जो का होता है दोस्तों, लोअर जो का होता है। कौन सी ईयर पे होता है लगभग, तो जब दांत ही 6 महीने से स्टार्ट 6 साल से स्टार्ट हो रहे हैं परमानेंट आला, और मैं कह रहा हूँ पहला टीथ कौन सा आएगा, तो भाई 6 ईयर के ऊपर मोलर आएगा। जब फिर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बस इसमें इतना ही बताऊंगा आपको मैं, फर्स्ट और लास्ट ही ज़्यादा सीक्वेंस मत पढ़ो। इसके बाद में दो क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो आता है कि लास्ट परमानेंट टीथ कौन सा होता है, लास्ट परमानेंट टीथ, कि भाई लास्ट परमानेंट टीथ है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो लास्ट परमानेंट टीथ कौन सा होगा दोस्तों, आपका फर्स्ट मोलर होगा। सॉरी फर्स्ट मोलर लिख दिया कि मैंने। तो अब लास्ट परमानेंट टीथ मोलर हो गया फर्स्ट मोलर के बाद में, अब सेकंड और उसके बाद कौन सा होता है, थर्ड मोलर। तो मोलर याद रखना है बस आपको ये, तो थर्ड मोलर याद रखना है। तो बस फर्स्ट मोलर और थर्ड मोलर यही तो याद रखना है। लगभग कितनी एज पे आता है दोस्तों, तो आपको पता है लेट ही आता है ये, और लेट ही आएगा। तो लगभग एज जो है दोस्तों वो क्या माना जाता है, 17 से 25 ईयर की एज में ये माना जाता है। ये भी लोअर जा में आता है और फर्स्ट लेफ्ट साइड में ज्यादातर माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट इन लोअर जा, और लोअर जा में भी कौन सी साइड दोस्तों, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना कि फर्स्ट मोलर भी लोअर जा में ही आता है और जो लास्ट मोलर है वो भी लोअर जा में। तो पहले लोअर जा के टीथ क्या होंगे, अपीयर होंगे, और कौन सी साइड होंगी दोस्तों, ये इसमें लेफ्ट साइड होता है। ये कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड। और एज जो होती है इसकी वो कितनी होती है, 17 से 25 साल। अब एक चीज और याद रखनी है, फिर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनके अंदर जो टीथ है ना उनके इरप्शन में डिले हो जाता है। तो बस इसको ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में मान लो आ जाए और फिर पूछ लेना तो आप फंस जाओगे, तो उसको थोड़ा सा देख लो। तो क्वेश्चन आ जाए कि डिजीजेज इन विच डिलेड, ठीक है, दांत मतलब इरप्ट डिले हो रहा है तो डिलेड इरप्शन ऑफ टीथ, इरप्शन ऑफ टीथ। अगर कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें जो दांतों का जो इरप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है।
तो ज़्यादातर डाउन वाली चीज़ें हैं। क्या है? क्या वाली चीज़ें हैं? डाउन वाली चीज़ें हैं। जैसे डाउन है तो डाउन सिंड्रोम, डाउन है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, डाउन है तो हाइपोपिट्यूटरिज्म। भाई डाउन हो रहा है तो डाउन, डाउन और डाउन। विटामिन डी डेफिशिएंसी, अब बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा दोस्तों? आपका रिकेट्स होगा। बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी में क्या होगा? और फूड नहीं मिलेगा तो अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी दिखा दूंगा, मैं ऊपर कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकना इसमें हो। हाँ अब देखो, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन। तो ये नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों? इसमें अंडर न्यूट्रिशन हो गया बस। तो डाउन, कई सारी चीजें डाउन हो गई। डाउन हो गया आपका खुद डाउन सिंड्रोम, थायराइड डाउन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन डाउन हो गया, विटामिन डी डाउन हो गया, न्यूट्रिशन डाउन हो गया, सारे कम है, बढ़ कुछ ही नहीं रहा है। तो आप इससे क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। चलो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितनी चीजें पढ़ ली ना, तो अब ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से पूछा था इसने कि कुछ है ही नहीं। कि एक नर्स असेस कर रही है 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट में, पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि कौन से टीथ अपीयर होंगे, पहले बताओ कौन से होंगे? इंसाइजर होंगे, बस इंसाइजर। ठीक है, अब इसमें लिख लो लोअर सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले, लोअर सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले इरेप्ट होने वाले टेम्पररी टीथ हैं, टेम्पररी टीथ हैं। लोअर सेंट्रल इंसाइजर अपीयर होने वाले सबसे पहले क्या है दोस्तों? टेम्पररी टीथ हैं। अब ऐसे नहीं है कि दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़ लिया और मैं आपको डायरेक्ट करा देता 4 ऑप्शन में ये होगा। अब आपको क्या हर चीज इससे क्लियर हो गई ना, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लास ऑफ न्यू पेरेंट्स अबाउट हाउ टू पोजिशन देयर, और यार ये मैंने करवा दिया वैसे, चलो 1 सेकंड वापस करवा देता हूँ, करवा दिया मैंने कल आपको ये शायद। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लास ऑफ न्यू पेरेंट्स अबाउट हाउ टू पोजिशन देयर इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ। एक्चुअली में दोस्तों सडन क्या हो सकता है कि जो बच्चा है ना, उसकी सडन इन्फेंट डेथ हो सकती है। मेन जो रीजन जो होता है दोस्तों वो प्रोन पोजिशन का होता है। तो इसलिए हम बच्चे को कौन सी पोजिशन देते हैं दोस्तों? बैक पोजीशन देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे सुपाइन लाइक पोजीशन देते हैं, फ्लैट सरफेस के ऊपर बैक पोजीशन की जाती है, दी जाती है। क्योंकि बाकी की जितनी तीनों जो पोजीशन है, उन आइदर साइड लाइंग फ्लैट, हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन लेफ्ट साइड, हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन राइट साइड, तीनों साइड में क्या होता है दोस्तों? आप एक साइड में अगर करोगे ना, पेशेंट को चाहे राइट साइड कर दो, चाहे लेफ्ट साइड कर दो, या किसी भी साइड कर दो, जो कि दूसरा ऑप्शन है किसी भी साइड कर दो। ठीक है, तीसरे में क्या करें? लेफ्ट साइड कर दो, और चौथे में क्या करें? राइट साइड कर दो। तो आप किसी भी साइड कर दो दोस्तों, किसी भी साइड करोगे ना, तो बच्चे का गिरने के क्या होंगे? चांस होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा मान लो इस प्रकार से है, तो क्या तो ऐसे गिरेगा, और क्या ऐसे गिरेगा। ऐसे गिरेगा तो सही पोजीशन में गिर जाएगा, लेकिन ऐसे गिर गया तो किस में गिर जाएगा? प्रोन पोजीशन में। और प्रोन पोजीशन में जब बच्चा गिरता है ना दोस्तों, तो उसके चांसेस होते हैं किस चीज़ के? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है, उसके जो चांसेस जो होते हैं दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ये पोजीशन देते हैं। वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ, बाद में अगला जो क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारे? ए पेरेंट अराइव्स इन द इमरजेंसी क्लिनिक विद ए 3 मंथ ओल्ड बेबी हु सेज माय बेबी स्टॉप्ड ब्रीथिंग फॉर ए व्हाइल। ठीक है, एक पेरेंट्स हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? अराइव होते हैं किसमें? इमरजेंसी के अंदर। 3 महीने के बच्चे को लेके आते हैं, और क्या कहते हैं कि माय बेबी स्टॉप्ड ब्रीथिंग फॉर ए व्हाइल, कि मेरा बच्चा है ना, वो क्या हुआ कि कुछ समय के लिए उसने जो ब्रीथिंग करना है ना, बंद कर दिया। माय बेबी स्टॉप्ड ब्रीथिंग फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए। ठीक है, द इन्फेंट कंटिन्यूज टू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग विद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एपनिया। ठीक है, उसको एपनिया हो रहा है दोस्तों, सांस नहीं आ रहा, और दिक्कत भी हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और एकदम से रेस्पिरेशन रुक गया, तो वो क्या हो गया? प्रोलॉन्ग्ड वर्ड जो इसमें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जो एपनिया का जो पीरियड है ना, वो क्या है दोस्तों? प्रोलॉन्ग्ड है। वो प्रोलॉन्ग में इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है ना, बच्चों के अंदर, बच्चे वैसे सांस भूल जाते हैं, आप देखते हो कई बार ऐसे रोते रोते भूल जाते हैं, वो होता है। तो नॉर्मल है भाई, 15 सेकंड से कम है ना, हर बच्चा भूल जाता है। तो लेस देन 15 सेकंड अगर एपनिया हो रहा है तो वो नॉर्मल होता है बच्चों के अंदर। लेकिन अगर 15 सेकंड से ज्यादा है ना दोस्तों, तो वो एबनॉर्मल। अब इसने यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एपनिया लिखा है, तो मतलब ये समझाना चाह रहा है कि भाई ये टाइम पीरियड क्या है? 15 सेकंड से ज्यादा है। तो विच असेसमेंट डाटा शुड अलर्ट द नर्स
टू सस्पेक्ट सेकंड बेबी सिंड्रोम। ठीक है, बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम हो सकता है, तो उसको कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो इस चीज को क्या करते हैं दोस्तों, समझाते हैं, हमें बताते हैं। देखो दोबारा से सुनो, एक पेरेंट्स है, इमरजेंसी में आता है, 3 महीने के बच्चे को लेके आता है। वो कह रहा है कि मेरे बच्चे ने एकदम से सांस लेना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और उसको सांस लेने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, और लंबे टाइम तक सांस भूल गया था वो। ठीक है, हिंदी में से बोलेगा। अब नर्स को लग रहा है कि इस बच्चे को क्या है दोस्तों, सेकंड बेबी सिंड्रोम है। इस बच्चे को क्या है, सेकंड बेबी सिंड्रोम है। अब आप नर्सों, अब आपको पता लग रहा है कि इन चारों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऐसा कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि सेकंड बेबी सिंड्रोम को शो कर रहा है। पहला जो है दोस्तों क्या दे रखा है, बर्थ अकर्ड बिफोर 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, कि बच्चा है ना वो प्री टर्म था, ये शो कर रहा है कि वो सेकंड बेबी सिंड्रोम है। सेकंड शो क्या कर रहा है दोस्तों, कि उस बच्चे के अंदर लैक ऑफ स्ट्राइडोर एंड एडवेंटियस ब्रेथ साउंड है। ठीक है, जो ब्रेथ जो साउंड्स है दोस्तों, वो स्ट्राइडोर हो या एडवेंटियस क्रैकल्स हो, ऐसी सारी साउंड क्या है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, लैक है। थर्ड क्या है, प्रीवियस एपिसोड ऑफ एपनिया लास्टिंग 10 to 15 सेकंड, कि भाई पहली बार पिछला जो एपिसोड था एपनिया का जो उसका आया था, वो उसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 10 to 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड तक वह रहा था। और लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, उसमें क्या कर रहा है कि रिट्रैक्शंस हो रहा है, और वो किसका यूज कर रहा है दोस्तों, आपका जो आपके एक्सेसरी जो मसल्स है ना, उनका क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। अब हम समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है सेकंड बेबी सिंड्रोम। तो हम बात करते हैं सेकंड बेबी सिंड्रोम। भाई सेकंड वर्ड का मतलब क्या होता है, हिलाना। आपने अगर बच्चे के शोल्डर को या उसकी जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, ऐसा माना जाता है मेन, उसको क्या कर दिया दोस्तों, जोर से हिलाया, या अपर बॉडी को आपने क्या किया, जोर से हिलाया। बट क्वेश्चन में आता तो मेन शोल्डर्स को पकड़ के हिला दिया या अपर एक्सट्रीमिटीज को हिला दिया। देखो हम बच्चों को खिलाते हैं, जोर जोर से खिलाने लग जाते हैं, तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, बच्चों के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर ये माना जाता है कि जो बच्चा है दोस्तों, उसके शोल्डर और अपर जो एक्सट्रीमिटीज है उसको विग्रसली सेकन करना, मतलब जोर जोर से क्या करना, उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, कि बच्चों के अंदर कई बार क्या हो जाता है कि इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाती है या ट्रोमा हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, ये जानबूझ के नहीं किया हुआ होता है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये चाइल्ड अब्यूज है, तो डोंट शो एनी साइन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। अब ये मत कह देना कि भाई ये चाइल्ड अब्यूज है, तो चाइल्ड अब्यूज नहीं होता है। तो बेबी के शोल्डर और अपर एक्सट्रीमिटीज को क्या करना, जोर से हिलाना, जिसके कारण इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग और क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रॉमा हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सेकंड बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। लिख लो इसमें, बेबीज शोल्डर्स एंड, थोड़ा सा ऊंचा होकर लिख देता हूँ, कई बार बच्चों को आता है सर आप झुक जाते हो, तो मैं झुकेगा नहीं है, आप झुकेगा नहीं हम। तो बेबीज शोल्डर्स एंड एक्सट्रीमिटीज आर सेकन, मतलब बहुत तेज, मतलब विग्रसली दैट इट कोजेज, दैट इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इट कोजेज, क्या कोज करता है ये, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज और ट्रॉमा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रॉमा भी लिख सकता है या इंट्राक्रेनियल क्या लिख सकता है दोस्तों, हम लिख सकते हैं। एक चीज़ इसमें एक लाइन और जोड़ लेना कि ये साइन नहीं है किसका, चाइल्ड अब्यूज का, देयर इज। ठीक है, वैसे नहीं है कि भाई चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, तो इट डोंट शो एनी साइन ऑफ, चाइल्ड अब्यूज। तो चाइल्ड अब्यूज के कोई साइन क्या नहीं करता दोस्तों, ये शो नहीं करता है। तो ऐसे नहीं है कि चाइल्ड अब्यूज है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं हम। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये देखो कि जो बच्चा है ना, उसको अभी हमने बात की है कि सांस नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एपनिया होगा, और एपनिया भी मोर देन 15 सेकंड के लिए होगा। ऐसे नहीं है कि भाई कम होगा तो 15 सेकंड से ज़्यादा होगा। इंट्राक्रेनियल हेमरेज कभी भी होता है ना, तो वो पेशेंट जो है वो हमेशा, कोई भी डिजीज हो चाहिए, कहीं भी आपको ये लिखा हुआ है, तो 2 चीज़ों की रिस्क पे तो ऐसे लोग हमेशा होते हैं, एक सीजर के रिस्क पे होते हैं और एक किसके ऊपर होते हैं दोस्तों, कोमा के रिस्क पे होते हैं। ये भी माना जाता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी, तो जो फोंटानेल्स है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे, टेंस और बल्जिंग होगी, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, तो उसके जो फोंटानेल्स उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जब ब्लीडिंग होगी, जो मास बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, टेंस एंड बल्जिंग फोंटानेल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो टेंस और बल्जिंग जो फोंटानेल्स है वो भी क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। BULGING होगा ना, बल्जिंग, FONTANELLE। ठीक है, टेंस और बल्जिंग जो फोंटानेल्स है दोस्तों, वो भी क्या होगा, देखने को मिलेगा।
क्या इसके अलावा भी कुछ? रेटाइनल जो डिटेचमेंट है, क्योंकि पूरा ये जो सिस्टम है ना पूरा बिगड़ गया। अब रेटाइनल डिटेचमेंट के भी चांसेस होंगे, तो ऐसे पेशेंट के अंदर रेटाइनल जो डिटैचमेंट है ना दोस्तों, उसके भी क्या मिलेंगे? साइन मिलेंगे। कई बार जैसे हाथ में जोर से पकड़ा गया है हिलाने के लिए, तो उसके कारण रेडनेस देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रूसिंग के नाम से जानते हैं, BRUISING। ठीक है, तो जोर से हिलाने के कारण कि भाई बच्चों को जोर से हिलाया गया, उसके कारण क्या देखने को मिलता है? ब्रूसिंग। एक क्या होता है दोस्तों, एकदम से जब एपनिया की कंडीशन में जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। क्या? एक तो स्ट्राइडोर जो साउंड है वो बिल्कुल नहीं आती, तो लैक ऑफ स्ट्राइडोर। बाकी की जो एडवेंटियस ब्रीथ साउंड है, चाहे वो क्रैकल्स हो, रोंकी हो, तो ये सारी साउंड क्या कहलाती हैं? एडवेंटियस कहलाती हैं। तो बाकी की जो साउंड है दोस्तों वो भी नहीं आती है ना, तो लैक ऑफ स्ट्राइडोर और एडवेंटियस ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्राइडोर और एडवेंटियस जो ब्रीथ साउंड है वो देखने को मिलेगा। बस इतना पढ़ लो, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है कि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो ये 3-4 चीजें तो आएंगी भाई। देखो एपनिया आएगा, सीजर आएगा, और आपका कोमा आएगा। जब ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण जो फोंटानेल्स है दोस्तों वो टेंस और क्या हो जाएंगे? आपके बल्जिंग, और एक रेटाइनल अटैचमेंट होगा। जोर से पकड़ा है तो ब्रूसिंग के साइन देखने को मिलेंगे। और एक या सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये साउंड नहीं सुनाई देगी, लैक ऑफ स्ट्राइडोर और एडवेंटियस ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा। और हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें भी यही कह रहा है कि भाई क्या चीज़ देखने को मिलेगा जो कि इस चीज़ को शो करेगा कि भाई उस बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम है। पहला जो ऑप्शन क्या है, बर्थ अकर्ड बिफोर 30 वीक। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये प्री टर्म को ही होता हो, किसी को भी हो सकता है, तो ये कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों? गलत है। सेकंड देखा कि लैक ऑफ स्ट्राइडोर एंड एडवेंटियस ब्रीथ साउंड, जो पढ़ा है वैसे कि वैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई बताने की समझाने की आपको जरूरत नहीं है इस ऑप्शन को, मुझे लगता है। प्रीवियस एपिसोड ऑफ एपनिया लास्टिंग 10 to 15 सेकंड। भाई ये आंसर कैसे आ सकता है? मैंने आपको बताया था कि एपनिया जो है ना 10 से 15 सेकंड का जो एपनिया है वो बच्चों के अंदर क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ऐसे नहीं है कि आपने प्रीवियस एपिसोड ऑफ एपनिया कर दिया, इस टाइम जो है वो लिख दिया 10 से 15 सेकंड का। नहीं, 15 सेकंड से क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा। लास्ट ऑप्शन को क्या देख रहे हैं कि रिट्रैक्शन एंड यूज ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। तो भाई ये इस डिजीज के अंदर नहीं होगा। रिट्रैक्शन जैसे क्राउप है उसमें देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की और किसी कंडीशन में देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्सेसरी मसल्स का यूज या रिट्रैक्शन की जो कंडीशन है दोस्तों वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो राइट जो आंसर आएगा दोस्तों वो होगा लैक ऑफ स्ट्राइडोर एंड एडवेंटियस ब्रीथ साउंड। तो लिख लो, इसमें लिखो सेकंड बेबी सिंड्रोम में, इसको लिख लो सेकंड बेबी सिंड्रोम में लैक ऑफ स्ट्राइडोर एंड थोड़ी सी लाइट चलेगी देख सेकंड के लिए, एडवेंटियस ब्रीथ साउंड देखने को मिलती है। बस खत्म, कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पेरेंट्स ऑफ सिक इन्फेंट विद सिक इन्फेंट का मतलब एक पेरेंट्स उसका जो बच्चा है वो क्या है? सिक है, वो नर्स से बात करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? टॉक विद ए नर्स अबाउट देयर बेबी, अपने बच्चे के बारे में बात करता है। बच्चा बीमार हो रहा, कोई इन्फेंट था, 1 साल तक का बच्चा था, बीमार हो रहा था, तो वो बात कर रहा है नर्स से। वन पेरेंट से एक बच्चा कहता है कि आई एम सो अपसेट, मैं बहुत अपसेट हूँ। आई डिडंट रियलाइज आवर बेबी वॉज इल, कि मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा बच्चा क्या था, बीमार था। वो लेके आया, उसको और ज़्यादा बीमार हो गया, तो वो कह रहे कि मुझे बहुत अपसेट, मुझे क्यों नहीं पता चला कि मेरा बच्चा बीमार था। वॉट मेजर इंडिकेशन ऑफ इलनेस इन इन्फेंट शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट। देखो कैसा क्वेश्चन है, डिजीज का नाम नहीं दे रखा यहाँ पर, डिजीज का दोस्तों नाम नहीं दे रखा है, बस सिंपल ये बता रहा है कि 4 साइन है, इनमें से ऐसा कौन सा साइन है जो इस चीज को शो करता है कि उस बच्चे के अंदर है ना डिजीज है। अब आपको डिजीज का पता नहीं कौन सी है, छोड़ो वो चीज, बस ये पता लगाना कि भाई डिजीज है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन, थर्ड दे रखा है लॉन्गर पीरियड ऑफ स्लीप एंड लास्ट इज क्राइंग इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग। अब देखो पहली बात क्या है दोस्तों कि एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन कोई ऐसी डिजीज होती ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो होता है ना स्वेट जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है? मैच्योर होती है। अब जब स्वेट ग्लैंड दोस्तों बच्चों के अंदर क्या है? इमैच्योर हैं, तो रेयरली कोई बच्चे के अंदर एक्सेसिव क्या हो सकता है? प्रेस्पिरेशन हो सकता है। तो प्रेस्पिरेशन तो देखने को बच्चे के अंदर मिलता ही नहीं है।
ठीक है, बच्चे के अंदर प्रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता, तो ये कोई डिजीज का साइन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों लॉन्गर पीरियड ऑफ स्लीप। अरे भाई अब बच्चों को देखना, छोटे बच्चों को 1 साल तक बच्चों सोते ही रहते हैं 18 घंटे सोते हैं। तो भाई आप उनको कहोगे अरे भाई मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, आप भी 3 घंटे सो, ऐसे थोड़ी कहोगे बच्चों को। तो बच्चे को तो आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनके लिए क्या है, नॉर्मल है। या आप कहोगे अरे काम नालायक है तो सोता रहता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी कहोगे। 1 साल के बच्चे को थोड़ी कहोगे कि तेरे को पढ़ाई भी करनी है, अभी तो तेरे को टेस्ट देना है, ठीक है, टीएनसी के 3 टेस्ट देने हैं तुझे थ्योरी को रिवाइज करना है, उसको थोड़ी कहोगे, उसका तो काम है सोना, ठीक है। उसका मेन कारण वो कर रहा है अपना काम। भाई जब हम फंक्शनिंग पढ़ते हैं बच्चों के अंदर लिखा होता है कि भाई स्लीप है 18 घंटे का, तो अपना 18 घंटे का काम कर रहा है। हमारा काम 18 घंटे पढ़ना, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमसे छोटे तो छोटे बच्चे हैं, या हमसे छोटे तो हम ही हैं जब हम बचपन में थे, जब छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ स्लीप इज ए नॉर्मल कंडीशन, ध्यान रखना। लेट्स क्राइंग इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे क्राइंग करते हैं, मतलब फीडिंग करते हैं, फीडिंग से हटाते क्या करेंगे दोस्तों, क्राइंग करेंगे, तो वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसको हम डिजीज नहीं मान सकते कि भाई ये देखा और हमने कह दिया के लिए डिजीज है इसको। तो दोस्तों एक ऑप्शन बच गया जो आप राइट आंसर होगा, कौन बताएगा, शाबाश, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। ध्यान रखना, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन इज नॉट ए नॉर्मल साइन, ये नॉर्मल साइन नहीं है। ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो बच्चा है ना वो नॉइजी ब्रीथिंग करता है, वो सांस जब लेता है, ब्रीथिंग जब करता है ना, तब तो आवाज आती है, ठीक है, ग्रंटिंग साउंड आता है। इस कारण से हम किस नाम से जानते हैं, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब ये ग्रंटिंग रेस्पिरेशन आता क्यों है, एक्चुअली में जो बच्चा है ना वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जो एयर है ना ज्यादा से ज्यादा किस में रख पाए, एल्यूलाई में रख पाए। उसको एयर की कमी हो रही है, तो वो कोशिश करेगा कि जो एल्यूलाई है उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा क्या रखे दोस्तों, एयर को रखे। तो उस एयर को रखने के चक्कर में कि भाई उस एयर को मैं ज्यादा देर रखूं, उस चक्कर में जो बच्चा है ना उसकी जो साउंड है ना वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज ग्रंटिंग साउंड। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ग्रंटिंग साउंड जो है, ग्रंटिंग 3 साइन ध्यान रखना, चाहे ग्रंटिंग साउंड हो, अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो बच्चे के अंदर साइनोसिस आएगा, या फिर क्या आएगा दोस्तों, टैकीपिनिया। इनमें से कोई भी चीज प्रेजेंट हो बच्चे के अंदर, ग्रंटिंग साउंड हो, साइनोसिस हो, टैकीपिनिया हो, सारे के सारे जो साइन है, तीनों के तीनों साइन है दोस्तों, ये बच्चों के अंदर किस चीज को शो करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करते हैं, ठीक है। टैकीपिनिया लिख दिया, रैपिड रेस्पिरेशन लिख दे। तो दोस्तों जब ये चीजें प्रेजेंट हैं, भाई ग्रंटिंग उसके अंदर प्रेजेंट, तो पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है। ऐसे तो है नहीं कि सारे बच्चे आवाज कर रहे हैं, सांस लेते समय जोर जोर से, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई उसके मदर ने अरे भाई ठीक है पड़ोसी का बच्चा भी कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई पड़ोसी का बच्चा भी ग्रंटिंग कर रहा है, सारे बच्चे ग्रंटिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मल हो जाता। तो क्या बच्चा सांस लेता है जब आवाज करता है, क्या नहीं करता? तो सीधी सी बात, जब नहीं करता तो एबनॉर्मल है, ढूंढना बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, ग्रंटिंग। एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैं मानता हूँ, क्योंकि आप कहोगे सर और बच्चों में नहीं पाया जाता, बट ठीक है नहीं पाया जाता, लेकिन ये पाया ही नहीं जाता है, इसकी कोई डिजीज बनती ही नहीं है, ठीक है। तो रेयरली कभी किसी में हो तो हो जाए, नहीं तो नहीं होता, और होने से भी कोई ऐसा वो नहीं होता कि इसको कोई डिजीज हो गई, ठीक है। तो इसलिए एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन नहीं आया। मैं मानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन भी हो सकता है, क्योंकि समय नहीं होता किसी उस बच्चे के अंदर है, तो ये ज्यादा डिजीज के साइन को क्या नहीं करता है, शो नहीं करता है। तो राइट जो आंसर आएगा इसका दैट इज ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। ये क्या आएगा दोस्तों, आपका ग्रंटिंग रेस्पिरेशन आएगा। तो नेक्स्ट लिख लो, इसमें लिख लो कि ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, ग्रंटिंग थोड़ा सा उससे लिख देता हूँ यार, दिखेगा नहीं सही से ये। इसमें लिख लो ग्रंटिंग रेस्पिरेशन साइनोसिस, रैपिड रेस्पिरेशन, या टैकीपिनिया भी लिख सकता है, रैपिड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करते हैं, ठीक है। किसको शो करते हैं दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करते हैं। बस थोड़ा सा सिंपल सा है भाई, इसमें है ही क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नई चीज हमारे सामने आई है, एक नया टर्म हमारे सामने आया है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ए न्यूबॉर्न इज एडमिटेड टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट विद कोएनल एट्रेसिया। अब बच्चों को दोस्तों ये जो वर्ड है ना कोएनल, ये कंफ्यूज कर देता है। वो इसको देखते ही आंसर चेप जाते हैं रेक्टम, और घर आके कहते हैं कि मेरे सारे के सारे सही हैं, एक नहीं आ रहा था उसको भी मैं सही करके आ गया, क्योंकि नाम के अंदर लास्ट में तूने देखा क्या एनाल था,
ये आएगा, रेक्टम आएगा, ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता है। दूसरे बच्चे का यार मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे देखा था CHO, पता नहीं कौन सा टर्म है। तो उसने बोला भाई एक काम करो, वर्डों को तोड़ना सीखो, ये देखो इधर एनाल है, ठीक है। वैसे कहेगा ये देखना इसको तोड़ के, कि एक आपको CHO दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, एनाल दिख रहा है। दिखा है कि नहीं दिखा? वो कहेगा हाँ दिख गया। तो भाई जब ये आपको दिख रहा है तो तूने क्यों नहीं करके आया रेक्टम? बोला यार गलती हो गई। जबकि दोनों ही जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पहला जो है उसने नहीं देखा तो वो ज़्यादा बेटर था। क्यों? हो सकता है उसने छोड़ दिया और उसकी नेगेटिव नहीं हुई हो, दूसरे वाले ने तो देख के भी गलत कर दिया, तो ये गलत है दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी शुड द नर्स असेस? ठीक है, तो क्या असेस करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का कोएनल जो एट्रेसिया होता है दोस्तों, कोएनल एट्रेसिया जो होता है दैट इज रिलेटेड टू नेजोफेरिंक्स। किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये नेजोफेरिंक्स से रिलेटेड है। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो आगे तक पूरा ओपन होता है, लेकिन क्या हो दोस्तों कि यहाँ पर जाके हमारे जो नेजल पासेज हैं या नेजो जो फेरिंग्स हैं वहाँ पर क्या आ जाए दोस्तों कि क्लोजर हो जाए वो, ठीक है, ओपनिंग नहीं हो चाहिए। एक साइड हो या दोनों साइड, दोनों कोई भी साइड हो सकता है, ठीक है। जो नेजल जो पैसेज है एक साइड का या दूसरी साइड का, कोई सा भी क्या हो जाए दोस्तों, बंद हो जाए। लैक ऑफ ओपनिंग, मतलब आगे ओपन है ना ये, तो लैक ऑफ क्या हो जाए, ओपनिंग हो जाए बिटवीन किसके, दोनों के बीच में। किसके? चाहिए नेजल पासेज और नेजोफेरिंक्स। भाई आगे जाके नेजल जो पासेज है वो किससे जुड़ता है, नेजोफेरिंक्स से जुड़ता है। अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगा। अभी समझो कि नेजल जो पासेज है जो आगे जाके किससे जुड़ता है, नेजोफेरिंक्स से जुड़ता है। नेजोफेरिंक्स होता है, फिर ओरोफेरिंक्स होता है, फिर लेरेंजोफेरिंक्स होता है, ठीक है, ऐसे तो होता है ना। तो नेजो जो फेरिंग्स है दोस्तों उसका डिसऑर्डर कैसे है ये, कि एक्चुअली में हमारे जो नेजल जो पासेज है उसके बीच में और नेजो फेरिंग्स के बीच में लैक ऑफ ओपनिंग हो जाती है, या क्लोजर लिखा हुआ आ सकता है। चाहे एक में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। दोनों में हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत, एक में हो गया तो थोड़ी दिक्कत। तो दोनों, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोएनल एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। तो कोएनल एट्रेसिया लैक ऑफ ओपनिंग है। क्या है? लैक ऑफ ओपनिंग है बिटवीन वन और बोथ, एक या दोनों, एक या दोनों, क्या हमारे नेजल ओपनिंग एंड नेजोफेरिंग्स। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर एक लेटर में आप अगर लिखो कि भाई नेजल ओपनिंग या फिर नेजो एंड नेजोफेरिंग्स, इन दोनों के बीच में जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए वो नहीं होता, और क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल से ये लिखे ब्लॉकेज, ठीक है, बिटवीन द नेजल ओपनिंग एंड नेजोफेरिंग्स। तो मेनली डिसऑर्डर किस चीज का है दोस्तों, आपका नेजोफेरिंग्स का क्या है दोस्तों, ये डिसऑर्डर है। अब इस डिसऑर्डर की एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको मैं, देखना आप सुनकर अचंभा करोगे, ऐसा भी होता है। देखो अभी एक बार इमेज देखते हैं फिर बताऊंगा। ये देखो आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये देखो एक्चुअली में नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो नेजल जो पैसेज जो होता है ना वो क्या रहता है, ओपन रहता है। नेजल पैसेज क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ओपन रहता है, वो बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों, ओपन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इसको देखो आप, इधर मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा ये, इधर, हाँ ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, आपका ओपन है। क्या है ये, ओपन है बिल्कुल। लेकिन 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 कोएनल एट्रेसिया में क्या हो रहा है, देखो इधर वाले में क्या हो रहा है दोस्तों कि जो नेजल जो ओपनिंग है वो आगे जाके नेजोफेरिंक्स से जुड़ नहीं पा रही है। क्या नहीं कर पा रही है दोस्तों, जुड़ नहीं पा रही है। ये देखो यहाँ, इधर दिखाता हूँ इसको, ये देखो इधर, ये इस प्रकार से यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर इधर जाके क्या हो रहा है दोस्तों, आपका बंद हो गया। ये क्या हो गया, बंद हो गया। ये देखो आगे ओपनिंग है ही नहीं ना, या इधर बोन सी दिखाई दे रही होगी आपको, ये बोन सी दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गया है। जबकि ये क्या होनी चाहिए थी, ओपन होनी चाहिए थी। किसकी तरह ओपन होनी चाहिए थी दोस्तों, इसकी तरह, ठीक है, इसकी तरह। जैसे रेड कलर से बना रखा है पूरा क्या है, ये ओपन है, जबकि इसमें ओपन न होकर क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लॉकेज हो रहा है ये। तो ब्लॉकेज होने के कारण दोस्तों क्या होगा, भाई नाक से सांस नहीं ले पाएगा बच्चा। क्या नहीं कर पाएगा दोस्तों, नाक से सांस नहीं ले पाएगा। अब नाक से सांस नहीं लेगा तो फिर किससे लेगा भाई, अरे भाई नाक से सांस नहीं लेगा तो फिर मुंह से लेगा सांस, और किससे लेगा। सिंपल सी बात है कि जब बच्चा नाक से सांस नहीं लेगा तो बच्चा किससे सांस लेगा दोस्तों, मुंह से सांस लेगा। तो पहली बात तो हमने क्या समझ में आई कि डिसऑर्डर किसका है, ये मेनली नेजोफेरिंक्स का है, क्योंकि नेजोफेरिंक्स क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया। पहली बात ये समझ में आई। अब क्या होगा दोस्तों कि जो बच्चा है ना मुंह से सांस लेगा, लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी दोस्तों इसके अंदर कि जब बच्चा है
जब जो बच्चा है वो कुछ भी खाएगा तो खाने के दौरान क्या होता है दोस्तों, ऐसे बच्चे के अंदर चांसेस होते हैं कि क्योंकि वो माउथ के दौरान ब्रीथ कर रहा है और जैसे वो खाता है क्या होगा दोस्तों कि जो फूड है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के चांसेस हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बच्चा बिना माउथ के ब्रीथ नहीं कर पा रहा, फूड गया तो मतलब उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो गया। देखो सिंपल से वर्ड में समझो, चोकिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ब्लॉक होना, ठीक है, चोकिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ब्लॉक होना। अब इस बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, हमारा माउथ है, क्योंकि माउथ के द्वारा सांस ले रहा है। अब माउथ से आप क्या करवाओगे, फीडिंग करवाओगे। माउथ से बच्चा जैसे ही फीडिंग करेगा तो फीडिंग करने के कारण क्या होगा दोस्तों, फीडिंग करने के कारण क्या होगा कि जब बच्चा फीडिंग करेगा तो फीडिंग करने के कारण मेनली उसका जो ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो गया। अब जब सांस ही मुंह से ले रहा है और आपने उसमें खाना डाल दिया तो उसका सांस जो है वो नहीं जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा दोस्तों, चोक करेगा। जैसे अब उसको फीडिंग कराओगे सांस नहीं आएगा उसको, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रैक था आपने उसी को ब्लॉक कर दिया, जो आपने उसका जो सांस का जो ट्रैक था उसी को क्या कर दिया आपने, ब्लॉक कर दिया। इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं ना, इसके अंदर दो चीजें याद रखना, एक तो जो फीडिंग करते हैं ना तब क्या होती है दोस्तों, चोकिंग होती है, फीडिंग करते हैं तो चोकिंग होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, दो चीजें लिख लेना जरूर कि एक तो फीडिंग करते हैं, मैं मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए बच्चों की यार, छोटे बच्चों की। एक तो फीडिंग करते हैं जब क्या होगा, चोकिंग होगा, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, चोक करेगा। और दूसरी बात है, जब बच्चा क्राइंग करेगा तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे, डिजीज कंडीशन थोड़ी सी कम होती है और साइनोसिस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, या लिखो साइनोसिस इंप्रूव हो जाती है। तो सिंपल सा आ सकता है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर क्राइंग करने के कारण, बच्चे के रोने के कारण साइनोसिस इंप्रूव हो रही है। अब आप कहोगे सर कैसे, अरे भाई एक्चुअली में क्या होता है कि जब बच्चा हम क्राई करता है ना बच्चा, तो एकदम से उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाता है, वो तो वैसे भी काम नहीं कर रहा, और ओपन हो जाता है उसका कौन सा, ये वाला ट्रैक्ट आपका माउथ वाला ट्रैक्ट, ठीक है, ओरल जो ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो उसी से वो क्या लेता है दोस्तों, सांस लेता है। तो इसलिए ऐसे बच्चों के अंदर जब वो क्राइंग करते हैं ना, तो क्राइंग करने के कारण जो साइनोसिस है वो क्या होती है दोस्तों, इंप्रूव होती है। और फीडिंग करता है ना तब क्या होता है दोस्तों, चोकिंग होता है। बस सिंपल सी बात समझो, अब इतना मत घबराओ, सिंपल सा बोलो कोएनाल एट्रेसिया। अब इसको उस वे में समझो भाई, एनाल मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला, माउथ वाला जो ट्रैक्ट है वो क्या बन गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बन गया। माउथ वाला जो ट्रैक्ट है दोस्तों वो आपका क्या बन गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बन गया। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कोएनाल एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई फीडिंग करेगा तो चोकिंग होगा, रोएगा तो सिम्टम्स थोड़े से क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं, ठीक होते हैं। तो कौन सी डिसऑर्डर के अंदर होते हैं दोस्तों, कोएनाल एट्रेसिया के अंदर ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलती है, आपकी कोएनाल एट्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। चलो अब एक चीज लिख लो कि कोएनाल एट्रेसिया नेजोफेरिंक्स का डिसऑर्डर है, लिखो कोएनाल एट्रेसिया में, ठीक है, नेजल पैसेजवे एंड नेजोफेरिंक्स के बीच में ओपनिंग नहीं पाई जाती है, या ब्लॉकेज लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। What behavior does the nurse anticipate while feeding a newborn with कोएनाल एट्रेसिया? अब कोएनाल एट्रेसिया क्या हो गया, सिंपल सी बात, कोएनाल एट्रेसिया का मतलब क्या हो गया कि भाई नेजल जो ओपनिंग है और नेजोफेरिंक्स है वो दोनों क्या हो गए दोस्तों, ब्लॉक हो गए, कि आप नेजल सांस नहीं ले पा रहे हो आप, ठीक है, नाक के द्वारा आप सांस नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आगे ब्लॉक है तो सांस आगे जाएगा नहीं, तो जो बच्चा है वो मुंह से सांस लेता है, दैट इज कोएनाल एट्रेसिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों इसके अंदर कि भाई क्या कौन सा बिहेवियर आएगा, क्या चीज आएगा, तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों चोक ऑन द फीडिंग। भाई सिंपल सी बात है, जब मुंह से सांस ले रहा है और मुंह में आपने खाना दे दिया तो उसका जो ट्रैक्ट है जिससे वो सांस ले रहा है वही ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर क्यों है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो काम नहीं कर रहा है, ये वाला जो ट्रैक्ट है यहाँ से तो ये वाला तो काम नहीं कर रहा है, नेजल ट्रैक्ट तो माउथ से सांस ले रहा है, उसमें आपने खाना पहुंचा दिया, क्या होगा, सांस नहीं ले पाएगा, क्या होगा, चोकिंग होगा। तो क्या होता है दोस्तों, चोकिंग होता है। बाकी की जो चीजें ना वो इतनी देखने को नहीं मिलती हैं कि आप कहो कि भाई डिफिकल्टी इन, सर ये भी देखने को मिल सकता है क्या, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। तो डिफिकल्टी इन जो स्वेलोइंग है दोस्तों, ये जो स्वेलोइंग जो रिफ्लेक्स है वो बच्चे के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा कोई डिफिकल्टी। डज नॉट अपीयर टू बी हैंग्री, अरे भाई क्या लिख रखा है कि बच्चा हैंग्री नहीं होगा। देखो ये ऐसा डिसऑर्डर है ना, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझो, खाना खा रहा है, चोकिंग हो रहा है, कैसे खाए भाई खाना, सांस ले नहीं पा रहा, मुंह से सांस ले रहा है,
मुंह में खाना खा रहा है, चोकिंग हो रहा है, क्या बच्चा डर जाएगा? खाना खाने से भी डर जाएगा? तो डज नॉट अपीयर टू बी हैंग्री नहीं आएगा, बच्चा भूखा ही रहेगा भाई इसमें तो बेचारा, क्योंकि खाना खाता है, चोकिंग हो जाता है तो डर लगता है उसको, ठीक है। टेक्स अबाउट हाफ ऑफ द फीडिंग, कि आधी फीडिंग क्या कर लेता है दोस्तों, ले लेता है। कहाँ लेगा आधी फीडिंग? बेचारा फीडिंग ले ही नहीं पाता है, बच्चा फीडिंग कर ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही करता है फीडिंग चोक हो जाता है, जैसे ही करता है फीडिंग क्या हो जाता है दोस्तों, चोक हो जाता है। तो इसके कारण से बच्चा क्या नहीं कर पाता दोस्तों, फीडिंग नहीं कर पाता है। तो इसमें लिख लो कि कोएनल एट्रेसिया में कोएनल एट्रेसिया में ऐसे लिखो, नेजल पैसेज एंड नेजोफेरिंक्स के बीच में, नेजोफेरिंक्स के बीच में ओपनिंग नहीं होने के कारण, ओपनिंग नहीं होने के कारण बच्चा जब फीडिंग करता है, बच्चा जब फीडिंग करता है तो चोक के चांसेस होते हैं, चोक होने के चांसेस होते हैं, चोक होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मैं आऊँ तो आप लोगों को लगे कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू आप लोगों तक मैं जुड़ा रहा हूँ। टाइम मिलने पर मैं लंबी जो क्लासेज है जैसे कि हम लेते हैं वैसे मैं लेता रहूँगा, ठीक है। तो आज तो मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी क्लास हो गई, बट दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, जिसके कारण से मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बस अभी हमने जो 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है ये कि भाई बच्चा क्या करेगा दोस्तों, चोक करेगा फीडिंग पे कोएनल एट्रेसिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कोएनल एट्रेसिया किस चीज़ का डिसऑर्डर है, तो किसका डिसऑर्डर है दोस्तों, ये नेजोफेनिक्स का डिसऑर्डर है, ठीक है। ये नहीं है क्वेश्चन, एक दूसरा था बीच में, चोक ऑन द फीडिंग, कहाँ गया यार वो क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो नेजोफेनिक्स का डिसऑर्डर है। अगर आपके बच्चे के अंदर अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जानना है तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे दोस्तों बच्चे के अंदर, ग्रंटिंग देखोगे, ठीक है, साइनोसिस देखोगे, या फिर क्या देखोगे दोस्तों, आप सांस को रैपिड रेस्पिरेशन देखोगे, मतलब टैकीपीनिया है वो देखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर क्या बता रहा है कि भाई अगर आपको सेकंड बेबी जो सिंड्रोम उसके अगर साइन देखने हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है कि लैक ऑफ स्ट्राइडोर एंड एडवेंटियस जो ब्रीथ साउंड है वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। और बच्चे को कौन सी पोजीशन में लेटाना चाहिए, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट पोजीशन में लेटाना चाहिए। फिर जो टीथ हैं कि भाई सबसे पहले कौन से टीथ अपीयर होते हैं, सबसे पहले कौन से टीथ अपीयर होते हैं दोस्तों आपके, तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन से होते हैं, लोअर सेंट्रल जो इंसाइजर टीथ है दोस्तों वो सबसे पहले क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। तो फर्स्ट टेम्परेरी टीथ दैट अपीयर आर लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। छोटी सी क्लास थी, बट अगली जो क्लास है दोस्तों वो थोड़ी सी कोशिश करूँगा मैं, अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ कुछ ड्यूटीज़ के कारण। तो फिर से मिलते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।